Hello and welcome to this third episode of my podcast. Thank you so much for the response जो कि first दो episodes के बाद मुझे मिल रहा है. I am so thankful to everybody जो कि हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और suggestions जो हैं उनका एक बहुत बड़ा सिलसिला start हो गया है. I'll try कि मैं उन पे one by one अमल करूं. Obviously सब चीज़ों पे अमल करना possible नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें जो सूदमंद रहें, फ़ायदामंद हों, प्रैक्टिकल हों, उनको अप्लाई करेंगे. And this episode would be loaded with information. अब क्योंकि आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे जॉब हंटिंग के हवाले से. ऑब्वियसली हम एक स्ट्रगलिंग कंट्री हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो हमारे यहाँ जो जॉब हंटिंग है या जॉब सीकिंग है वो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है. तो उस पूरे सेक्टर में जॉब ढूंढना, जॉब फाइंडिंग, जॉब हंटिंग, व्हाटएवर द टर्म्स आर, उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरे सर्कल को वो किस तरह से देखा जाता है, वो जो है इस पूरे एपिसोड में हम इस हवाले से बात करेंगे. एंड ऑब्वियसली आई हैव अ वेरी जेंटलमैन guest with me today. I have Professor Numan Ahad. Sir, thank you for your time. Thank you Wes. एंड नुमान साहब के साथ हम जो बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली वो थ्रू आउट पूरा इस पूरे प्रोसीजर को बेसिकली एक हम जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, हम इस पूरे प्रोसीजर की रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं कि कहाँ से जॉब्स निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, और वो जो बीच का सारा सर्कल है या बीच का जो सारा एक प्रोसीजर है, विल टॉक अबाउट दैट. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि हम स्टार्ट करें विद योर जर्नी कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर एंड कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक अब सफ़र पहुँच चुका हुआ है. एंड इस पूरे सफ़र के दौरान ऑब्वियसली जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी टेक्निक्स रही हैं, मैं चाहूँगा कि हम उनसे स्टार्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, first of all, I would like to thank you for inviting me in your program. My pleasure. और I'll try my best कि मैं जो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर करूं ऑडियंस के साथ, और उसके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूं जो कि जॉब हंटिंग प्रोसेस में उनके लिए हेल्पफुल होंगी. अच्छा, मैं अगर अपने जर्नी की बात करूं तो एक लंबी स्टोरी है, और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट के साथ ये बात शेयर भी करता हूं कि कोई भी बंदा निकलते ही फ़ौरन पास आउट होते ही अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से वो जाके घूमने वाली कुर्सी पे नहीं बैठ जाता, या वो एट ईज़ नहीं आ जाता, वो उसको स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आफ्टर मेट्रिकुलेशन मैंने जो मतलब प्लान किया, या मेरे जो है फैमिली की तरफ से आई विल अप्रिशिएट कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरी मदर, मेरे फादर, और उन्होंने कभी मुझे उस पर वो नहीं किया, बाउंड नहीं किया कि आपने ये करना है, ये करना है. और मैं समझता हूँ कि बाइंडिंग भी एक बड़ी वजह है हमारी फेलियर की, कि हमें बाइंड कर दिया जाता है, नहीं तुमने यही करना. तो जब बाइंड कर दिया जाता है बच्चों को, तो बच्चे शायद अपनी पसंद या अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक जो है वो अपनी फील्ड नहीं चूज़ कर पाते. तो फिर मतलब एक अच्छा आर्टिस्ट जो है उसको जब आप डॉक्टर बनाएंगे तो डेफिनेटली वो डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट से आप जो है ना उसको खो देंगे, उससे महरूम हो जाएंगे. तो इस तरह बहुत सारे इश्यूज़ हैं. पर मैं बता रहा था कि मेरी फैमिली में अम्मी अब्बू की तरफ से फ्रीडम था, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, शाबाशी दी कि बेटा जो भी करना है यू शुड बी ऑन टॉप. तो वो मैंने उनकी बात को पल्ले बांधा हुआ था. गो कि मैं एक लापरवाह था, लेकिन मुझे पता होता था चेक एंड बैलेंस है, रिज़ल्ट पे पूछा जाना, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता था. मामू ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, आप जो है वो कॉमर्स में आ जाएं, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज हैविंग इंटरेस्ट इन बिज़नेस एजुकेशन. तो मैं कॉमर्स में आ गया, डी कॉम किया, फिर बी कॉम के लिए मैं हैले कॉलेज चला गया, हैले कॉलेज से फिर मैं मास्टर्स के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चला गया. तो जब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया हूँ तो वहाँ पर जो है जैसे ही मेरा लास्ट डे वाइवा था, उसी दिन ही हमारे बहुत मोहब्बत वाले टीचर, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे, वो बड़े शफीक उस्ताद, हमें उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला. तो उन्होंने कहा कि बेटा जाके ना इंटरव्यू दे आओ. अब उन्होंने जो कुछ सिखाया था, जो कुछ बताया था, वो इतना ज़्यादा था कि इंटरव्यू लेने वाला बंदा बहुत खुश हुआ, ही रियली अप्रिशिएटेड, और उसने जॉब दे दी. सो माई फर्स्ट जॉब वाज एट सिटी बैंक.
वो सिटी बैंक में कंज्यूमर डिपार्टमेंट की जॉब थी, नाइस। तो मैंने वो शुरू कर दी। वहाँ पर काम किया कुछ 4-5 माह काम किया ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अराउंड 6 मंथ का टाइम बनता है। 6 मंथ वहाँ पे काम किया। तो वहाँ पे काम करने के बाद मैंने कहा कि यार ये जो है ना मुझे थोड़ा मतलब कहीं और ट्राई करना चाहिए। तो सिटी बैंक से मैंने रिज़ाइन कर दिया। बैंक से रिज़ाइन करने के बाद मैं चला गया, मेरे एक जानने वाले थे उनके पास, मामू के दोस्त थे। तो मैंने कहा जी मुझे ना कोई मेरे लिए जॉब का अरेंज कर दें। वो एक मल्टीनेशनल में अच्छी पोजीशन पे थे उधर फैसलाबाद में। ही रेफर्ड मी टू अ फ्रेंड, ठीक है। और मैं उस दोस्त के पास गया तो उनका जो दोस्त था वो दोस्त मुझे कहता कि ना आ जाएं, बैठे, चाय शाय पिलाई। उन्होंने मुझे बड़ा वार्मली वेलकम किया। तो मामू के उस दोस्त ने मुझे ना अपने एक दोस्त के पास रेफ़र कर दिया। अब वो जिनके पास रेफ़र किया वो एक टेक्सटाइल मिल थी। मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ जाके एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में उन्होंने मुझे भिजवा दिया। उन्होंने कहा यार मैं बंदे नहीं रखता, बंदे टिकते नहीं हैं, लेकिन ना मेरे अब जिस दोस्त ने तुम्हें भेजा मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। रेफरेंस स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने मुझे टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जाके ज्वाइन करें एज ए ट्रेनी। तो मैं मतलब एक सीनियर थे उनके साथ उन्होंने मुझे अटैच कर दिया। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में बंदा बैठा होता है वो लाइजनिंग, वो एक ब्रिज होता है बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, ठीक है। या जो आपका सेलर है जो गोरा बाहर बैठा है और जो बंदा यहाँ पे, उनके दरमियान वो एक ना ब्रिज का काम करता है। वो होता क्या था कि यहाँ पर हमारी छुट्टी का टाइम होता था और वो लोग अपनी सीट्स पे आते थे। तो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का टाइम होता था रात को 10 बजे 11 बजे, मतलब एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की कन्वेंस ही लैदा थी। उनको छोड़ने के लिए लैदा गाड़ी थी जो कि ना लेट नाइट, मतलब मैं दिन में, मैं मॉर्निंग टाइम में जाता था उधर मिल में, टेक्सटाइल मिल में, और रात को 10 बजे निकलना, 11 बजे निकलना। 2 हफ्ते मैंने काम किया तो मैंने सोचा यार दिन में 2 दफ़ा सूरज देखने को मिलता है, तो यार तुम्हें दुनिया में इसलिए तो नहीं भेजा गया। तो लाऊ भाली तबीयत थी, बेचैन रूह थी। तो मैंने कहा नहीं यार ये जॉब मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मैं इतना बाउंड नहीं कर सकता ख़ुद को। मैंने जनाब वो उस जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, मैं नहीं गया। मीनवाइल जो है अब मैंने सोचा कि यार अच्छा क्या किया जाए। वो जॉब छोड़ के मैंने कहा यार दोबारा लाहौर का रुख किया जाए। आई मूव बैक टू लाहौर। मैं लाहौर चला गया। लाहौर जाके वहाँ पर हॉस्टल में पुराने दोस्त थे, क्योंकि मैंने हेलो कॉलेज से बीकॉम किया था, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहे थे हमारे ही कुछ दोस्त जो कि तब वहाँ पर LLB में थे, जिनके 3 इयर्स प्रोग्राम्स थे या जो मतलब वहाँ पे थे, उनके पास जाके ना, उनमें से एक दोस्त का रूम था, उसके पास जाके हम भी वहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो अब ना मतलब ट्राई किया तो लगता था कि यार घर वालों से पैसे मांगते हुए ना अब शर्म आती है यार, अब हमें कुछ करना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, वो अच्छा नहीं लगता। अब भी मतलब उनसे हर महीने ख़र्चा मांगे। तो मैंने ना मतलब वहाँ भी स्ट्रगल की। वहाँ पे भी एक स्टोरी है, वो मैंने न्यूज़पेपर देखना, न्यूज़पेपर पे जनाब जो है वो नज़र आना कि फ़लाँ जगह पे जॉब है। मैं एक जगह पे गया जॉब ढूंढने के लिए, तो अवैस वो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, एड्रेस देखा, एड्रेस के मुताबिक वो कुछ सीढ़ियाँ थीं। उन सीढ़ियों पे करते 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 टॉप पे चढ़ते को 5 फ्लोर ना मैं ऊपर चला गया, तो मुझे आवाज़ें आई, आप कर सकते हैं, यस सर, आप टारगेट अचीव करेंगे, यस सर। मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की ये जॉब है। खैर मैं चला गया, आगे रिसेप्शन थी, रिसेप्शन पे एक खातून बैठी थी। मैंने उनसे कहा जी मैं जॉब के लिए आया हूँ, आपने क्या किया हुआ है? मैंने कहा जी मैंने MCOM किया हुआ है। अच्छा गुड, आए बैठें, अभी बॉस आते हैं आपको मिलवाती हूँ। अंदर से एक बंदा निकला, उसने एक रफ सी ड्रेस शर्ट पहनी, ऊपर एक रफ सी टाई लगाई हुई। अब मैं उसके बारे में कोई राय नहीं कायम कर सका। बहरहाल वो जी कहता, मैंने कहा जी मैं जॉब के लिए आया, मेरी MCOM क्वालिफ़िकेशन है। अच्छा MCOM क्वालिफिकेशन, आपकी जॉब हो गई आए। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ना इसने इंटरव्यू लिया, ना इसने कोई बात की, मुझसे क्वालिफ़िकेशन पूछी, कहता आपकी जॉब होगी, पता नहीं है कौन सी जॉब है। आए कहता बस आपको जॉब के बारे में बताते हैं। वो मुझे दोबारा स्टेयर्स उतार के नीचे ले गया, नीचे एक होटल था, कहता जी हम नाश्ता करते हैं फिर अभी जॉब पे जो है ना वो चलते हैं। अच्छा जनाब, उसने मुझे, जॉबलेस था मैं उस टाइम, उसने जनाब मुझे अपने पल्ले से नाश्ता करवाया। और पहले जब नाश्ता कर रहे थे तो नाश्ते के दौरान मैंने पूछा जी कि ये किस किस्म की जॉब है? कहते जी आपने जाके ना तो गाड़ियों
गाड़ी की सर्विस के कूपन बेचने, जैसे वो पिज़्ज़ा के कूपन्स होते हैं ना, प्रमोशंस होती हैं जी, जी। कि जनाब ये हमारा नया जो है वो पिज़्ज़ा हाउस लॉन्च हो रहा है, तो उसमें आप जो है वो इतने पिज़्ज़ा ये मेंबरशिप कार्ड लें तो उस पे आपको पिज़्ज़ा पे इतनी डिस्काउंट मिलेगी। तो आपने पेट्रोल पंप पे खड़े होके तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ आएंगी आपने उनको जो है ना ये वाले कूपन जो है सेल करने हैं। अच्छा, अब ना मैं एक दफ़ा सुन के ना मैं एक दफ़ा शॉक हो गया कि यार ये मतलब कौन सा काम है। मैंने ना कहा अच्छा, मुझे कहता और नाश्ता करना है, मैंने कहा जी बिल्कुल करना है और कुछ खाएंगे। मैंने जनाब और एक और स्लाइस और अंडे उससे मंगवा के मैंने टिका के नाश्ता किया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जनाब आप सिगरेट पीते हैं? कहता हाँ मैं पीता हूँ। मैंने कहा कौन सा? उसने ब्रांड का नाम लिया। मैं कहा मैं सिगरेट लेके आया बस। ले जनाब मैं वहाँ से होटल से निकला हूँ, मैं आके स्टॉप पे वैन पे बैठा हूँ, वैन पे बैठ के मैं हॉस्टल आ गया। तो इस तरह के ड्रामे भी जॉब सर्च के दौरान हुए। फिर एक बंदे के पास में गया, मैंने उससे जाके पूछा, ये मैं इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ दो समटाइम्स इट्स मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इट सीम्स इररेलेवेंट, बट मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो यू हैव टू फेस मैनी अप्स एंड डाउन्स। इतने अप्स एंड डाउन्स बाज़ दफ़ा आपकी आंखों में पानी भी आ जाता है कि यार ये मैं किन चक्रों में मैं पड़ा हुआ हूँ। ठीक है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जो भी बंदा आपको किसी टॉप लेवल पोजीशन में नज़र आता है, रिमेंबर वन थिंग, उस बंदे ने हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट लिया होता है, उस बंदे ने अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, धक्के भी खाए होते हैं। तो फिर जनाब जो है वो मैं एक ऐड देखी, एक प्रॉपर्टी डीलर था उधर लाहौर में एक मेन मार्केट में, मैं उधर चला गया। उसने मुझे कहा कि जॉब एप्लीकेशन लिखो इंग्लिश में। मैंने लिखी, उसने कहा वेरी गुड, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, मेरे पास काम करो। मैंने कहा सैलरी कितनी देंगे? सैलरी कोई नहीं होगी, कमीशन होगा। मैंने कहा जी मैं तो स्टूडेंट बंदा हूँ, मैं सैलरी के बगैर कैसे सर्वाइव करूँगा? लाइक मेरे पेट्रोल का फ्यूल है, मैंने डेली खाना खाना है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। नहीं, कहते बस कमीशन मिलेगा। मैं नहीं गया उसके पास ना। फिर लाहौर में एक और जो था रेफरेंस, उनसे कहा। फिर देखते देखते करते एक जॉब हो गई, एक फ्रेंचाइज थी जर्मनी की एक कंपनी की। तो उसमें मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला। वो पर्सनल सेलिंग की जॉब थी। उसमें मतलब इंडस्ट्री में आपने विज़िट करने होते थे और उनको जाके अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थी, कुछ फोक लिफ्टर्स वगैरह थे, उनके बारे में बताना होता था। तो वो भी मेरे लिए बड़ा एक औखा पैंडा था, इन द सेंस के मैंने मतलब लाहौर से डिफेंस में ऑफिस होता था, डिफेंस से मैंने निकलना मोटर बाइक पे, मैंने जनाब रायविंड तक जाना। वो जितना इंडस्ट्रियल एरिया और वो कॉमसेट्स वाला सारा एरिया, वो मैंने बाइक पे मांगा मंडी तक और उधर से रायविंड तक वो मैंने बाइक पे सारा एरिया किया। हाथ भी वो काले हो जाने, धुआं पड़ के, डीजल पड़ के, कपड़ों का भी बुरा हाल, डस्ट एलर्जी का भी मसला था। तो वो एक अलहदा मतलब सीन शुरू हो जाना। तो मैं ना इन सारी चीज़ों से देखते देखते करते मैंने कहा कि यार भाई तेरे लिए ना यहाँ पे कुछ जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। वही जो हमारे मुल्क का हर नौजवान करता है। मैं जनाब, अच्छा अब वो मुझे कहते हैं यार तू कुछ की करना है, मतलब तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कहा जी आप मुझे ना बाहर भेज दें, दी अल्टीमेट ऑप्शन। मैंने कहा जी ब्रेन ड्रेन जो हमारे मुल्क में हो रहा है, मैंने कहा जी मुझे बाहर भेज दें। अच्छा चलो ठीक है, ही वॉज काइंड इनफ। तो उन्होंने मुझे ना कहा कि मतलब ये वो फ़ीस वगैरह और सारे मामला शुरू हो गए। मीनवाइल मामू है लाहौर में, उनका भी मेरे मतलब कैरियर में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं मतलब जो है मेरे कैरियर में जो भी अल्टीमेट जो भी मेजर डिसीजन है उसमें उनका बड़ा रोल रहा और उनकी बड़ी वैल्यूएबल सजेशंस रही अभी भी स्टिल। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि यार एक दिन मुझे फ़ोन आया उनका बैठे बैठे, मुझे कहते यार जॉब्स आई हैं यार लेक्चरर की, तो अप्लाई करो। मैंने उनको हंस के, मैं कहा जी मेरी केड़ा नौकरी होनी है। मुझे हंस के कहते आगे से कहते तो यार मेरी केड़ा सिफारिश नाल हुई सी। वो PTCL में बहुत अच्छे डेजिग्नेशन से रिटायर हुए हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल से रिटायर हुए हैं। तो मुझे कहते यार मेरे को केड़ा सिफारिश हैगी सी। तो मुझे उनकी बात मेरे दिल को लगी। खैर मैंने उनके इंसिस्ट करने पे मुझे उम्मीद कोई नहीं थी जॉब मिलेगी, मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू की कॉल है। इंटरव्यू वाले दिन के रोज़ा रखा हुआ जनाब, बड़ी एक रोज़ा रख के मुझे याद है मैं सुबह का गया हुआ था, मैं सुबह वहाँ पे 8 बजे पहुँचा हूँ। तो रात को मेरे ख्याल 7 बजे बारी आई है। इतने कैंडिडेट्स थे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स।
गवर्नमेंट जॉब्स में एक्चुअली यही होता है, ये अनाउंस्ड जॉब्स होती हैं तो लोग ना रश करते हैं इनकी तरफ। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि यार सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में ना रहो, एक एक सीट के पीछे 300-300 बंदा होता है कंपटीशन में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे हाँ अप्लाई करो, बट उसको फोकस ना करके बैठ जाओ कि ये जॉब नहीं मिले तो कुछ भी नहीं करना। सेकंड प्लान क्या है? हाँ सेकंड प्लान, आपके पास कोई आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। खैर वो मैं बात कर रहा था, वो मैं इंटरव्यू के लिए गया, जब 12 बजे ना मैंने रोज़ा रखा हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, कैसा इंटरव्यू, रोज़े के साथ हम यहाँ बैठे हैं। मैं वापस आने लगा, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड अहमद ज़ीशान, मैं उसका ऑनलाइन नाम ले रहा हूँ, तो राइट नाउ ही इज़ इन मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो हम यूनिहेली कॉलेज में इकट्ठे थे, ही वॉज ऑल्सो देयर। तो उसने मुझे ना पीछे से पकड़ लिया, मैं कहता किधर चला है, मैंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ। यार ये क्या तमाशा, इतना रोज़े के साथ इतना खप रहे हैं, 4 घंटे हो गए किसी ने पूछा ही नहीं है। कहता नहीं इंटरव्यू दे के जाओ। मुझे अभी याद, उसने मेरी पकड़ के शर्ट खींची थी, वो शर्ट ना खींचता तो शायद मैं आज किसी और फील्ड में होता। तो उसने मेरी शर्ट खींची, मैं रुक गया। मेरी रोज़ा हमने वहीं पे इफ्तार किया, सफ़ों पे बैठ के वहाँ पे। वो जनाब मेरी बारी आ गई, ठीक है, मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे याद है अभी भी मैं और अब्बू हम दोनों पाउंड चेंज करवाने गए हुए थे, कोई फ़ीस पे करनी थी ना बायर यूनिवर्सिटी की। अच्छा, वो प्लान जो था वो प्लान चल रहा था साथ साथ। तो वो ना इंटरव्यू सॉरी मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया ना, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, मुझे मेरी सिलेक्शन हो गई एज लेक्चरर। अच्छा मैं ना, घर वाले सारे बड़े खुश थे, मैं भी खुश था, लेकिन मेरे जहन में वही चल रहा था कि मैंने बाहर जाना। तो मेरे दादाजी अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत के आला मुकामात में जगह अता करे। वो उन्होंने मुझे ना मेरे पास है तो मुझे कहते पुत्र मुबारक होवे माशाल्लाह तेरी नौकरी होगी, तेनू पता है 17वां स्केल हुंदा वो डीसी दा 17वां स्केल हुंदा। ये उनके अल्फाज थे मुझे याद। एसी दा असिस्टेंट पुत्र 17वां स्केल है तेरा। मैं कहा जी मैं तो बाहर जाना है। नहीं तू देख ला, फिर जो तू बाहर जाना फिर तू मैनू छड़ के जाना। मैंने कहा नहीं जी मैं आपको डिसओन नहीं कर सकता। मैंने कहा जी ठीक है, मैं ये जॉब कंटिन्यू करूँगा। तो जब ये जॉब कंटिन्यू हुई फिर किसी और तरफ देखने को ध्यान ही नहीं गया। नेचर पर्सनैलिटी के मुताबिक थी और इंटरेक्शन था लोगों के साथ, और फिर अपना शहर था, अपना घर था, तो बस फिर यहीं के होके रह गए। लेकिन मैंने एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को इस चैनल पे जो आपको और मुझे देख रहे हैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप स्टूडेंट लाइफ के बाद एंटर होते हैं उसमें प्रोफेशनल लाइफ में कैरियर स्टार्ट करते हैं, हम लोग इमेजिन कर रहे होते हैं कि मोटरवे है और आपने जनाब घर से निकलना है, मोटरवे पे चढ़ना और जनाब ठक करके इस्लामाबाद पहुंच जाना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज अ बम्पी राइड। यस इट्स अ बम्पी राइड। आपको पिंडों में से भी गुजरना पड़ता है, ठीक है, रोलर कोस्टर है, तो वो अप्स एंड डाउन्स हैं रहेंगे। लेकिन जो बंदा ये बर्दाश्त कर जाता है वो बंदा फिर जो है ना वो किनारे लग जाता है। जी अच्छा सर, इस पूरी हम जो हमारा इंट्रो है एंड ऑब्वियसली आपकी जो जर्नी है, मैंने ऑब्वियसली ये स्टार्ट भी इसीलिए किया था कि वो जो एक जर्नी होती है किसी भी बंदे की, वो उसकी ज़िंदगी का वो निचोड़ होता है, वो समरी होती है एंड ऑब्वियसली उसमें से जो लर्निंग के बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो निकल सकते हैं जो लोग उनसे पीछे आ रहे हैं। हम अब स्टार्ट ऑब्वियसली हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक यंगस्टर जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स जो है वो मार्केट में जा रहा है, चॉइसेस, बिकॉज देयर आर सो मच, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत से शोबे हैं एंड ऑब्वियसली एक मुल्क का तो बहुत से शहर हैं। वी हैव 4-5 प्रोविंसेस एंड मल्टीपल सिटीज़। जो चॉइसेस हैं उनको नैरो डाउन, इतने बड़े समंदर में से चुन के जो नहर निकालनी है, वो उसके लिए क्या टेक्निक हो सकती है? अच्छा देखें वैस भाई, हमारे ना मतलब बदकिस्मती है हमारे शायद मुल्क की कि हमारे टैलेंट की रिकग्निशन का कोई सिस्टम नहीं है। हम नहीं ये है, नहीं देखते कि इस बंदे में, हर बंदे में ना अल्लाह पाक ने एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट रखा है। ट्रू।
इफ़ वी टॉक अबाउट जापान तो दे हैव अ सिस्टम, वो मतलब अगर बच्चा जो है वो बच्चे की 10 साल की उम्र तक वो उस बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं थ्रू देयर एजुकेशनल सिस्टम, और फिर वो आगे उसको उसी डोमेन में लेके जाते हैं। हमारे यहाँ नहीं है नहीं ऐसा। है ऑब्वियसली। ठीक है, अब बात ये है कि हमने क्या करना है, कैसे हमने चॉइसेस को नैरो डाउन करना है। तो पहली बात तो ये है कि आप ये देखें अपनी, अल्टीमेटली होता ये कि जिस बंदे की जो क्वालिफिकेशन है वो उसी डायरेक्शन पे जाता है, और लॉजिकल बात भी यही है। अगर एक बंदे की बिजनेस एजुकेशन है तो वो या मार्केटिंग में अपना जो है वो रास्ता तलाश करेगा, या वो फाइनेंस में जाएगा, या वो एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब उसमें जाएगा, क्योंकि उसने एजुकेशन वो ली है। रेलेवेंस रेलिवेंस ठीक है। अगर एक बंदे की बीएससी इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें बच्चे क्या जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको तालीम वो दिलवानी चाहिए, ताकि बच्चा उसी एजुकेशन के मुताबिक, अब बच्चा अपने टैलेंट के मुताबिक एजुकेशन ले जो उसके टैलेंट को सपोर्ट करे, और फिर उसी के मुताबिक बच्चा आगे जो है अपना उस फील्ड में रास्ता बनाए। अब उसमें अगर बात करें कि रास्ता कैसे बनाना है, नैरो डाउन कैसे करना है, तो देखें हमारे यहाँ आम तौर पर 2 सेक्टर्स हैं, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी एक कॉरपोरेट सेक्टर और दूसरी एसएमईज है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अच्छा, हमारे एक तो है कॉरपोरेट सेक्टर है, ठीक है, और एक एसएमईज है प्राइवेट सेक्टर में। दूसरे नंबर पे है गवर्नमेंट की जो जॉब्स आती हैं। अब आपने किस इंडस्ट्री में जाना है, ये या तो डिपेंड करता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे कि आपने डिग्री कौन सी ली है, या फिर ये डिपेंड करता है प्योरली आपके अपने उस पे कि आपको पसंद कौन सी इंडस्ट्री है। लेकिन अगेन अगर आप पसंद की बुनियाद पर किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो और आपके पास उसकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये देखें कि आपके पास जो आपके रेलिवेंट एरिया में आपकी पर्सनैलिटी से फील्ड सूट करती है, आप उसमें रहें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बिज़नेस की बात बता सकता हूँ आपको। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लड़के थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सब्जेक्ट्स में शरारती होते हैं, टिक के नहीं बैठ सकते, ठीक है, और फिरने टुरने वाले होते हैं, मैं उनको कहता होता हूँ कि यार आपके लिए मार्केटिंग बड़ा सूटेबल है। वो जो बैक बेंचर्स जिन्हें हम यस, बैक बेंचर्स। तो बैक बेंचर्स मैं बल्कि कुछ दिन पहले मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, दे आर इन वेरी गुड पोजीशन इन फार्मास्यूटिकल। तो अब तो वो दोस्तों की तरह तो उनके साथ सिटिंग हो रही थी, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा मोस्टली जो बैक बेंचर्स हैं ना, मैंने कहा वो मैंने देखा कि फार्मास्यूटिकल में उन्होंने बड़ी तरक्की की है, क्योंकि वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, टॉकटिव होते हैं। अब अगर एक बंदा इंट्रोवर्ट है, उसको आप फाइनेंस की सीट पे बिठा दें, वो अच्छा मैनेज कर लेगा। उसको आप मार्केटिंग में भेज दें, मार्केटिंग में वो बंदा नहीं चलेगा, बिकॉज वो मार्केट की प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे ही है, बिकॉज यू हैव टू डिलीवर समथिंग थ्रू योर टंग, थ्रू लैंग्वेज। तो इंट्रोवर्ट तो ऑलरेडी बहुत सारे बैरियर्स में होता है। आई बीइंग माई सेल्फ एज एन इंट्रोवर्ट, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि हमारे क्या बैरियर्स होते हैं। बिकॉज एक सर्टन लिमिट के बाद 3 दिन तो घर से निकलने को दिल नहीं कर रहा होता। एक फंक्शन से हुआ है कि यार बहुत हैड इनफ, तो कुछ तो वो मार्केटिंग क्या करेगा कि, और कन्विंसिंग, बिकॉज उसमें कन्विंसिंग का बड़ा मसला है। बात करना उससे मसला नहीं है कि बात तो बंदा कर लेता है, बट जब आप मार्केटिंग में जा रहे हैं, आप किसी चीज़ को सेलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको कन्विंसिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कन्विंस करना आना चाहिए। कन्विंस के अलावा वो जैसा देश वैसा भेस, वो वाली बात भी है। आप जिस एनवायरनमेंट में जाके बैठते हैं आपको उसके मुताबिक ढलना पड़ता है, आपको उन जैसा बनना पड़ता है, ठीक है, तो तभी जो है वो आप परफॉर्म कर पाते हैं। हाँ जी, मतलब अगर आप जो है किसी एक कस्टमर के पास जा रहे हैं और वो बैठा आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को गालियां दे रहा है, तो साथ आपको भी 2 देनी पड़ती हैं, ठीक है, हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, वो बड़ा पेशेंस वाला काम है। तो आप अपनी एकेडमिक्स को और अपना जो आपकी पर्सनैलिटी है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देख के अपना जो है वो एरिया सेलेक्ट करें। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक जो क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा, विच इज़ वेरी क्रिटिकल इन माय ओपिनियन, वो ये कि हमारे, हाँ, बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम
जो कि जैसे आप गाइडलाइन कह लें, तो एज यू सेड कि आपके साथ हमेशा आपके मामू की सपोर्ट समहाउ रही इन योर गाइडेंस कि Yes. यहाँ पे ये चॉइसेस अडॉप्ट कर लो, ये बिल्कुल, ड्रॉप कर दो, ये पिक कर बिल्कुल, लो। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये मेंटरशिप या गाइडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है, सराउंडिंग में नहीं है। एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे यहाँ कोई प्रॉपर इस तरह का इदारा नहीं है जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हो कि आप चॉइसेस को पिक एंड चूज़ करने में। तो इस इतने बड़े फ्लॉ की, इतने बड़े स्पेस की, खला की मौजूदगी में ये मतलब हम किस तरह से फिगर आउट कर सकता है एक बंदा जो कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट है और वो मार्केट में जा रहा है, एंड वो किस तरह से पिन पॉइंट करेगा कि जो चॉइस वो ले रहा है या जो इंडस्ट्री वो चूज़ कर रहा है वो उसके लिए दुरुस्त है भी या नहीं? देखिए वैसे इसमें ना आपको ऐसा नहीं होता कि इन द फर्स्ट गो आप अपने राइट प्लेस पे पहुंच जाते हैं। राइट, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। आप एक जॉब पे जाते, आई हैव सीन मेनी टाइम्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, एक जॉब पे गए, थोड़े दिन गुजारे, समझ नहीं आई, पर्सनालिटी से मैच नहीं की, या एकेडमिक स्किल से मैच कर रही है, पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रही, ठीक है, नेक्स्ट पे चले गए, नेक्स्ट पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आए, या वहाँ पर फील किया कि यार ये जॉब मुझे जो है मेरी पर्सनालिटी को मैच कर रही है, लेकिन मेरी जो स्किल्स हैं पे मैच वो उसके लिए आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, नेक्स्ट पे चला गया। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपको अपनी सही जगह पर पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक है, इट टेक्स टाइम। राइट, तो आप फिर आप उस जगह तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उस टाइम में आप कुछ तब्दीली अपने अंदर लेके आते हो, क्योंकि जब आप निकलते हैं ना तो आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का जब क्लैश होता है ना तो फिर जाके आप में कुछ जो है वो चेंजेस आती हैं। तो अगर आप अपने आप को वो चेंजेस लेके आते हैं तो फिर आप मार्केट में एडजस्ट हो जाते हैं। बट इसको अगर हम इस तरह से मैं इसकी अगर इक्वेशन ड्रॉ करूं कि एक गाय और अ गर्ल जो कि अपनी 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अब वो निकल रहे हैं, एंड दे आर वेरी न्यू एंड फ्रेश एंड रॉ फॉर द मार्केट, एंड मार्केट की जो कंडीशन है वो आपको बहुत बेहतर पता है कि वहाँ तो दौड़ लगी हुई है, एंड एक स्टैम्पीड वाली सूरत हाल है और लोग एक दूसरे को रोंद के जा रहे हैं जी। ऐसे एक जो बिगिनर है या जो फ्रेशर है, ये कितनी प्रपोर्शन हो सकती है कि 100% जो है वो जो लोग निकल रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 पीपल जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ना ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि आप किस एरिया में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे लिए सभी बड़े मतलब मोहतरम है। अब जैसे एक बच्चा आर्ट्स में अगर एजुकेशन लेके निकलता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में, अब मैं पिन पॉइंट नहीं करूँगा, मेरी बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, हम जेनेरिक बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो आर्ट्स में अगर एक बच्चा लेके निकलता है अपना इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, तो उसकी जॉब के चांसेस कम हैं बनिस्बतन उस स्टूडेंट के जो बिज़नेस एजुकेशन में ग्रेजुएट करके, जो बिज़नेस ग्रेजुएट है, ठीक है। तो चीज़ ये है कि सिलेक्शन भी बड़ी काउंट करती है। अब आप ये कहना कि आपने 10,000 बंदा पढ़ा के निकाला है टोटल, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें जनाब 6,000 बंदा जो है वो उसके वाला है, मतलब आर्ट्स वाला है, और 4,000 बंदा जो है वो आपका बिज़नेस ग्रेजुएट है या साइंस ग्रेजुएट है। तो आप उनमें से, अब देखें, बिज़नेस ग्रेजुएट और साइंस ग्रेजुएट की जो एडजस्टमेंट है ऑन जॉब प्लेसेस वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीपल विद आर्ट्स। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। इनफैक्ट एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर वो, उसको एक बंदा नहीं चाहिए, उसको एक स्किल सेट चाहिए। ट्रू, उसको एक स्किल सेट चाहिए, और वो आप में जो है वो अगर स्किल सेट होगा, वो आप में वो स्किल सेट देखेगा, उसको फील होगा, तो वो आपको लेगा। वरना सेठ ऑब्लाइज करने के लिए एक बंदे को तो रख लेगा, 2 को तो रख लेगा।
हज़ारों बंदों को सेठ oblige नहीं कर सकता। और वो जो एक या दो रखेगा वो भी वो किसी बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के लोग रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। एक जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए बंदा आया शायद उसे तो कभी भी अप्लाई नहीं किया जाएगा, इन स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर। अच्छा, उसमें ऐसा है कि ये इट्स एन अदर स्टोरी कि ये फिर ना स्किल सेट्स होते हैं। यानी आपका एचआर डिपार्टमेंट जो है उसमें जिस बंदे के को आपने हायर करना उसके लिए पहले पूरा एक जो है वो स्केच बनाया जाता है कि हमें क्या स्किल सेट रिक्वायर है, उसके लिए उस बंदे के पास क्या एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो पहले उसको स्केच आउट किया जाता है। तो जो बंदा अब उस पर पूरा उतरेगा, हम भी अक्सर रेफरेंस से लोगों को भेजते हैं तो वी आर नॉट श्योर कि इधर ही विल बी सिलेक्टेड और नॉट। हम उस स्किल सेट से मिलता जुलता बंदा भेज देते हैं, वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज से 3-4 बंदे बुलाते हैं, 3-4 स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं, फिर वो उनमें से जो है वो बंदा सिलेक्ट करते हैं। आप एक डायरेक्शन दे सकते हैं, हाँ जी, मतलब, लेकिन ये नहीं है कि आप मेक श्योर करें कि नहीं ही और शी विल बी सिलेक्टेड। वो तो एक इस तरह की चीज़ होगी कि आप इम्पोज कर रहे हैं, तो उसमें तो मेरिट तो ख़त्म हो गया। ऐसे ही है। हो सकता है वो बंदा या बंदी उस चीज़ के लिए क्वालिफाई कर रहा है, हो सकता है ना करे। समटाइम्स करना भी पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। समटाइम्स आपके पास ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बड़ी बेटर स्टोरीज़ होती हैं और उस टाइम पे उन्हें सपोर्ट की इतनी ज़रूरत होती है, उन्हें मसरूफ़ होने की इतनी ज़रूरत होती है कि अगर उस टाइम पे उनको टेक अप ना किया जाए तो शायद वो बच्चे कोलैप्स कर जाए। या बट वो एक एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन है। हाँ जी, exemption है। जनरली जब बात करते हैं तो उसमें तो यही है कि आप रेफर कर देंगे एंड लेट बाकी जो रेस्ट इज हिस्ट्री के वो मतलब खुद ही जो ऑर्गेनाइजेशन जो हायरिंग कर रही है, ऑब्वियसली उनका पैनल बैठा हुआ है जी, तो उसमें भी बहुत से कॉम्पिटेंट लोग बैठे होंगे, वो खुद भी तो उसको जज कर लेंगे कि यार ये कितना हमारे मैार पे पूरा उतरता है। बिकॉज वो ये नहीं देख रहे होते कि ये आज कितना क्वालिफाइड है या कितना स्किलफुल है। बिकॉज वो हायर कर रहे हैं तो वो उसको अगले 6 माह के लिए या साल के लिए भी देख रहे हैं कि यार ये 3 महीने के बाद हमारी इतनी मेहनत के बाद ये जो हम इसको सिखा रहे हैं आया वो उसको सीख भी पाएगा या हमारा टाइम ज़ाया करेगा। ये जो आपने टाइम ज़ाया करने वाली बात की ये बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आई वॉज़ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू पैनल, तो वहाँ पर मैं मौजूद था। तो मेरे स्टूडेंट ही थे, वो ही वॉज़ ऑन मैनेजरियल पोजीशन, तो इनवाइटेड मी कि सर आए आप भी आके बैठे हमारे साथ। तो वो फ़ोन देखते थे, वो बंदे से क्वेश्चन पूछता था कि आपके पास फ़ोन कौन सा। अच्छा, अब उसने 2-3 बंदों को इसी बेस पर रिजेक्ट कर दिया यार कि इनके पास ना एक महंगी कंपनी का महंगा फ़ोन है। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मतलब महंगी कंपनी का महंगा फ़ोन तुमने बंदा ही जो है वो मतलब उसको आउट कर दिया। उन्होंने कहा बात ये कि मेरी जो सीट है ना जिसके लिए मैं हायरिंग कर रहा हूँ ये बड़ी मेहनत वाली सीट है, ये बड़ी मतलब ख्वारी वाली सीट है, इस पे मतलब जो है ना अच्छा बंदे को आउटपुट देना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। तो जो बंदा पहले इतने नखरों में है, मतलब वो इतनी महंगी कंपनी का उसने फ़ोन रखा हुआ है, इसका मतलब उसका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, वो बंदा जो है इस नौकरी का वजन नहीं उठा सकता। हाँ, बिकॉज वो एक कंफर्ट जोन में है। हाँ और जी, व्हेन यू विल पुश हिम और हर टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन तो वो हो सकता है विड्रॉ कर जाए, वो कहेगा नहीं जी मैं नहीं करता। एंड हाउ वी सी दोज एग्जांपल्स, मतलब मैं खुद बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देख चुका हूँ कि जहाँ पे मतलब एक हमारे पास आई वाज एट इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ के मैं मैनेजिंग पोजीशन पे था, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने एक बॉय को हायर किया एंड वो किसी रेफरेंस से था। तो हमने जब हायरिंग कर ली, हायरिंग करने के बाद हमने उनको काम समझाया कि आपका ये काम है, ये आपका इमीडिएट है, आपने इसके साथ जो है वो कोलैबोरेशन में चलना है एंड ऑल। एंड डे एंड पे जब मैंने उसके इमीडिएट से रिपोर्ट मांगी कि यार बताओ क्या पोजीशन है या किस तरह से है, एंड ही सेड कि जी तो मतलब आके बैठ गया एंड ही न्यू नथिंग। मतलब उसको एक तो आता कुछ नहीं, दूसरा ये पूछ भी कुछ नहीं रहा, नंबर 3 ये करना भी नहीं चाह रहा। तो वो उसने कहा जी मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप इसको ना चलाएं। एंड आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं, मतलब पहले दिन में तो फारिग नहीं करना चाहिए, 2 दिन देखते हैं। नंबर सेकंड डे पे भी यही पोजीशन थी। सेकंड डे इवनिंग में मैंने कॉल हिम इनटू द ऑफिस कि यार आप ऑफिस में आओ, एंड मैंने उससे बात की कि यार आपका क्या मामला है। एंड ही वाज लाइक कि मतलब अच्छा वो उस बंदे का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी पहली जॉब थी वो। एंड एटीट्यूड वाज लाइक कि हाँ मैं देख रहा था कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। आई वाज लाइक कि आप जब तक खुद नहीं करोगे तो देखने से कैसे आएगा। एंड ही वाज लाइक कि नहीं जी मैं तो मतलब अब देख के ही बंदा सीखता है।
तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि यार ये सिर्फ देखेगा ही बैठ के, मज़ीद 3 दिन भी सिर्फ बैठ के देखेगा ही, एंड उसके बाद वो हमारा टाइम ज़ाया करेगा। तो मैंने एक ड्रिल उसके लिए डिसाइड की, विच मे साउंड अ बिटर, लेकिन वो एक एट टाइम्स आप करते हो काम करवाने के लिए। मैंने वो पेपर रिम होते हैं वो मंगवाया, पेपर रिम जो है वो मंगवाया, और मैंने आई गिव इट टू हिम। मैंने कहा यार इसके ना जो पेपर्स हैं आप इसको काउंट करो बैठ के, एंड इट्स लाइक यार ये क्या काम है। अब उसको थोड़ी सी उसकी ईगो भी हर्ट हो रही थी कि यार मैं यहाँ पेपर गिनने आया हूँ एंड ऑल। आया सेट कि नहीं यार करो तो सही, एंड वो बैठ गया, मतलब गिनने लग पड़ा। अब वो बंद रिम मैंने दिया, ऑब्वियसली उसमें ऊपर लिखा होता है कि कितनी शीट्स हैं, वाज लाइक सर लिखा हुआ है। मैंने कहा यार लिखा हुआ है लेकिन आप करो। ही स्टार्टेड डूइंग इट। उस जब वो गिन रहा था बीच में से मैंने कुछ पोर्शन उससे ले लिया, मैंने सेट किया अब दोबारा इसको काउंट करो आप कितने बचे हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड था, मेरी शक्ल देख रहा था कि यार ये बंदा कौन है, ऑब्वियसली दिल में गालियाँ भी दे रहा होगा। एंड अगेन जब वो कर रहा था मैंने फिर कुछ पोर्शन बीच में से पेपर्स का निकाल लिया, एंड ही वाज लाइक कि यार इस बंदे को मैं क्या करूँ। सिर्फ मैं उसका टेम्परामेंट टेस्ट कर रहा था कि एक बंदा जो कि पहली जॉब पे आया है वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है सिर्फ ये पेपर्स का। हालांकि वो एक स्टूपिड सी चीज़ थी, लेकिन उससे मुझे आइडिया हो गया कि यार ये इसी तरह ही चलेगा, ये हमारा भी टाइम ज़ाया करेगा और कंपनी का भी टाइम ज़ाया करेगा। पेपर वाली ड्रिल आप किसी के साथ भी करते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन मुझे तो याद है एक ऐसा था। जवान मेरे एक्सपीरियंस में आ चुका है कि जो ये ड्रिल पास कर गया था। अच्छा, मतलब मैंने उसको दी एंड ही वाज लाइक कि ओके ये मेरा काम है, मतलब मेरा इमीडिएट अगर मुझे कह रहा है तो ये मेरा काम ही होगा, आई विल डू इट। उसको उसने माइंड नहीं किया एंड ही फिनिशेस ऑफ। मतलब टाइम कितना लगना था अगर आप प्रॉपरली बैठ के, फॉर एग्जांपल ये नोट पैड में कितने पेजेस हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो अगर मैंने सिर्फ यही करना है और दिल से कर रहा हूँ तो मैं विद इन 2-3 मिनट्स को फिनिश कर लूँगा। एक रिम गिनने में हार्डली आपको 5 मिनट लग जाएंगे जी, लेकिन अगर आप दिल से करें और अगर आप समझे कि नहीं यार ये क्या काम है, वो एक रिटेलिएशन, ये बड़ा मसला है ना हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बिकॉज वो ग्रेजुएट होकर जब निकलते हैं तो उनका जो बार है वो ऑलरेडी बहुत ऊपर सेट होती है। वो शुरू में वो जो आपने कहा था घूमने वाली कुर्सी चाह रहे होते हैं, अब शुरू में वो कैसे मिले। अच्छा, इस मेंटालिटी पे मैं चाह रहा हूँ कि हम बात करें कि जो एक चूँकि हमारी जो यूथ है इनके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत है, बहुत जल्दी ये भागना चाहते हैं, शॉर्टकट्स चाह रहे होते हैं कि यार बस पहुँच जाएँ किसी तरह। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको देखा हुआ कि यार नुमान साहब हैं, ही इज़ इन अ पोजीशन, तो वो आइडियलाइज इस तरह से करते हैं कि यार मुझे यहाँ पहुँचना है, लेकिन वो जो प्रोसीजर है, वो जो सिस्टम है, जो जर्नी है, वो उसको नहीं करना चाह रहे, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। तो ये साइकी या ये जो मेंटालिटी है ये कितना हर्ट करती है कॉज को? अल्टीमेटली हर्ट करती है, क्योंकि देखें होता ऐसे है कि जैसे आप एक बीज बोते हैं, आपका कैरियर होता है, आप एक बीज बोते हैं, उस बीज में से एक छोटी सी कोंपल निकलती है, वो कोंपल आपकी पहली नौकरी होती है, बड़ी नाजुक सी, और कुछ आपको उसमें से आ भी नहीं रहा होता, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ी सी बेहतर पोजीशन पे जाते हैं, एक थोड़ा सा एक पौधा बनता है, फिर वो पौधा तनावर दरख्त बनते बनते सालों साल लग जाते हैं। मैं अपने वर्ड्स में अगर बताऊं तो एटलीस्ट 10 साल चाहिए आपको सुकून में आने के लिए। 10 साल से पहले जितना भी आपका टाइम है वो आपका स्ट्रगलिंग फेज है, ठीक है। या आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लें, आप पब्लिक सेक्टर में देख लें, आप प्राइवेट सेक्टर में देख लें, 10 साल आपको सर झुका के काम करना पड़ता है, ठीक है। आपको रूल्स मानने पड़ते हैं, आपको उस इदारे का और उस इदारे की मशीनरी का हिस्सा बनना पड़ता है, फिर आपकी वैल्यू होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाकी अर्जेंसी मतलब इस नस्ल में इसलिए भी है, जो हमारी यंग जनरेशन है, कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मीडिया ने बहुत, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत दे दिया, लेकिन वो नॉलेज देने के साथ सब्र इतना जो है वो पेशेंस नहीं है। और उसके अलावा फिर जो है फैसिलिटीज़ अब आने वाले दौर में इतनी आ गई हैं कि जो अच्छे घरों के बच्चे, अच्छा मैंने देखा अच्छे घर का बच्चा जो है ना वो थोड़ा मतलब जो है ना वो इतना मतलब हार्ड नहीं होता। जो माड़ा बंदा है ना, मैंने देखा माड़ा बंदा, उसको पता होता है कि यार मैंने जो है ना पीछे कुछ नहीं है, मैंने जो करना है जीरो से ही करना है, उसको बैकअप नहीं होता इनफैक्ट, क्योंकि एक तो वो सहूलतों में नहीं रहा होता, उसके पास बैकअप नहीं होता, बैकअप प्लान नहीं होता, उसको पता होता है कि यार जो कमाऊंगा तो खाऊंगा, खुद ही करूंगा, हाँ कमाऊंगा तो खाऊंगा, वरना देयर इज नो अदर लाइफ, कोई और चांस ही नहीं है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। बाकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। बट हम जनरली बात कर रहे हैं तो जनरली मतलब इसमें से बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में आएंगे, बहुत सारे इस प्रोफेशन में शायद ना फॉल करते हैं वो, और वो चूँकि
मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिनके साथ मेरा यही इख्तलाफ रहता है कि यार तुम स्टार्ट तो करो, एक किसी सिस्टम का हिस्सा बनो। डजेंट मैटर कि वो आप किस जगह पे ज्वाइन इन हो रहे हो, बस एक दफ़ा सिस्टम में घुस जाओ। देन अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो आप जगह बना लोगे। तो अगर आप में पोटेंशियल ही नहीं है तो फिर तो अगर आपको ऊपर से ला के एग्जेक्टिव पोजीशन पे भी बिठा दिया जाए, आपकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी अगर है, तो आप कुछ अर्से बाद कोलैप्स कर जाओगे। जी, उसमें ना ऐसा है कि आप जब ज़ीरो पे होते हैं और किसी के पास जॉब लेने के लिए जाते हैं ना, तो अगले बंदे का नखरा होता है, वो आपको जॉब दे रहा होता है। जब आप किसी जॉब पे होते हैं और जॉब पर होने के बाद कहीं पर स्विचिंग के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, फिर आपका नखरा होता है। ट्रू। क्योंकि आपको पता होता है यार इसने मुझे जॉब ना भी दी तो मेरे पास बैकएंड पे तो जॉब है। ऐसे ही है। तो फिर अगला बंदा आपका नखरा उठाता है, वो आपके साथ बार्गेन करता है, अच्छा यार वहाँ इतनी सैलरी ले रहे हो, यहाँ कितनी लोगे? फिर आप भी कहते हो नहीं भी मैं इतनी सैलरी नहीं, इतनी तो मैं वहाँ ले रहा हूँ। फिर आपकी बात जो है ना वो मानी जाती है। तो इसलिए एक दफ़ा सिस्टम में आ जाना, क्योंकि जो ब्लैंक सीवी है ना, हाँ, ब्लैंक सीवी को डिफेंड करना बहुत औखा काम है। कोरे कागज को आप क्या जस्टिफाई करेंगे? आप सिर्फ अगर देखें ना, हमारे तो सीवी भी ऐसे होते हैं कि हमारे सीवी में बस वो पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी लिखी होती है, नेम होता है, मोबाइल नंबर होता है, गली मोहल्ले का एड्रेस होता है, ईमेल आईडी होता है, फ़ोन नंबर होता है, मैरिटल स्टेटस होता है, रिलीजन होता है, डोमिसाइल होता है, लैंग्वेजेस होती हैं, स्किल्स उसमें से गायब होती हैं। मतलब और ये सारी इन्फॉर्मेशन जॉब सीकिंग के लिए एक जॉब हासिल करने के लिए इररेलेवेंट है। स्किल्स मिसिंग होती हैं, एक्सपीरियंस मिसिंग होता है, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन मिसिंग होती है। तो जिसकी वजह से ना फिर हम कह रहे थे यार हमने सीवी भी जमा करवाया था यार कोई रिस्पांस ही नहीं आया। भाई सीवी आपकी एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन है, आप जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आपका सीवी बैठा बोल रहा है, एप्लीकेशन है, आपने एप्लीकेशन डाल दी है। तो बहुत गलतियाँ, इवन प्रोफेशनल लेवल पे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं सीवीज में। अच्छा, मैं ढेरों गलतियाँ इस पे अब सीवी पे मैं चाह रहा था कि हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करें कि इसका पूरा मैं चाह रहा कि हम ऑपरेशन ये करें कि एक तो इसकी जो वर्थ है, ऑल्दो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट इसकी वर्थ किस तरह से बनाई जा सकती है एक सीवी की, क्या ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से एक सीवी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सीवी बनती है, या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक सीवी की वर्थ जो है वो ख़राब हो सकती है? अच्छा, उसमें ऐसा है कि पहला आपका क्वेश्चन ये था कि सीवी की वर्थ कैसे बनाई जा सकती है। देखिए, बाज़ लोगों के पास ना बहुत कुछ होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी स्किल्स, लेकिन वो उसको ना अगले बंदे को दिखा नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी नज़र से एक सीवी गुज़रा। अक्सर स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं सीवी में चेंजेस करवाने के लिए। मैंने इस पे वर्कशॉप्स भी की हैं, सेमिनार्स भी किए हैं सीवी राइटिंग, क्योंकि मैं देखता था कि एक बहुत बड़ा गैप है, इस पे लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है और इस पे कोई इतना काम भी नहीं हुआ एग्जैक्टली। तो मैं उसमें आपको ये बताने लगा था कि जब हम सीवी की बात करते हैं तो सीवी बनाते हुए सीवी को कौन सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। सीवी में मत डालें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। एन एम्प्लॉयर has nothing to do with your languages, nothing to do with your domicile unless and until he asks you to provide this information. देखिए, आप लिख देते हैं लैंग्वेजेस उर्दू, पंजाबी, वो लिखते हैं ना, एक टेबल बनता है जी, लैंग्वेज उर्दू, स्पीक यस, राइट यस, रिटन यस, वो इस तरह से करके क्या है यार, वो आप सिर्फ वो स्पेस, एक बंदा जिसने आपसे अकाउंट्स की जॉब करवानी है, वो बंदा, उस बंदे के लिए उस स्पीक रीड राइट का क्या पर्पस है? कोई पर्पस और अनटिल के वो रेलेवेंस हो किसी ऐसी जॉब के। फॉर एग्जांपल एक कॉल सेंटर की जॉब है, तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट अगर है कि आपकी अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, दैट इज़ फाइन। अदरवाइज अब अगर आप जनरली किसी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर जब तक ज़बान का नहीं पूछा गया तो यू डोंट नीड इट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू डिलीवर योर रिज्यूमे इन अ मल्टीनेशनल व्हिच इज सर्विंग इन दुबई। वहाँ पर तो ठीक है, आप उन्हें अगर बताएंगे कि जी मैं चाइनीज़ भी बोल लेता हूँ, मैं जी पंजाबी भी बोल लेता हूँ, वहाँ पर तो ज़रूरत है क्योंकि वो एक मल्टीकल्चरल नेशन है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो ये इररेलेवेंट है, ठीक है।
मेरी नज़र से एक CV गुजरा, उसमें उस बंदे ने लिखा हुआ था सर्व्ड एज एन अकाउंटेंट फॉर 2 years इन दिस कंपनी फ्रॉम डेट दिस टू दिस डेट। सिर्फ 2 लाइन का एक्सपीरियंस। अब सर इस 2 लाइन के एक्सपीरियंस को हम 10 लाइनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। अक्सर लोग अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, एक्सपीरियंस के साथ अपना जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वो ऐड नहीं करते। भाई तुमने अकाउंटेंट के तौर पे काम किया, तुमने वहाँ पर क्या क्या किया, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेट किया, ठीक है, तुमने जो है वो कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स थी उनको मैनेज किया, और तुम्हारे वहाँ होने से उनको बेनिफिट्स क्या हुए, और किन ऑपरेशंस में आप किन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे। ठीक है, मैं अब उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, टाइम इज़ शॉर्ट। तो लोग अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखते। इफ़ यू आर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो आपने कौन कौन सी आपके होते हुए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई, आपने उनकी लॉन्चिंग में हिस्सा लिया, कौन कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आपने की, आपने कितने ईयर्स में कंटिन्यूसली सेल्स टारगेट्स जो थे वो अचीव किए, आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, ये चीज़ें लिखी नहीं जाती। अब बात सुने, एक तरफ 2 लाइनों का एक्सपीरियंस है, एक बंदा देख रहा है, एक बंदा आप उसको बता रहे हैं मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी, क्यों कहता है अच्छा मुझे तो जो बंदा मैं हायर करूँ उससे ये काम भी करवाना है, ये भी करवाना है, ये भी करना है। कहता है ये बंदा मेरे काम का, ये बंदा मेरे बिल्कुल काम का है, इसकी स्किल्स, इसने जो इसका एक्सपीरियंस मेरे रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है। मैं यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगा, ऑलवेज ट्राई टू फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल फॉर योर CV। वन CV इज़ नॉट फिट फॉर ऑल द जॉब्स। हाँ, इस पे मैं चाहूँगा अगर आप बात करें। इसका वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जैसे आप देखें, अगर आप एक फौदगी पे जा रहे हैं और आप वहाँ पे कलरफुल कपड़े पहन के और मतलब आप वहाँ पे जनाब जो है, या एक खातून जा रही है वो मेकअप करके और चमकीले कपड़े पहन के चली गई, उन्होंने कहना यार ये क्या मतलब तरीका है। इसी तरह से सर, अगर आप एक मार्केटिंग की जॉब के लिए CV बना रहे हैं तो उसमें अपना CV ऐसा तैयार करें कि उस बंदे को ये लगे, एम्प्लॉयर को ये लगे कि ये बंदे की मार्केटिंग में, ये बंदे की स्किल्स मार्केटिंग की जॉब को सूट करती हैं और मैच करती हैं। क्वालिफिकेशन इसकी मार्केटिंग की जॉब से मैच करती है। ठीक है, इसका एक्सपीरियंस मार्केटिंग की जॉब से मैच करता है। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल इसे बोलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं बताता हूं कि अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का एक उसमें हेडिंग डालें और उसमें अकाउंटिंग के सारे सब्जेक्ट्स लिख दें। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगला बंदा देखे होगा यार अच्छा मुझे अकाउंटेंट चाहिए, इस बंदे ने कॉस्ट अकाउंटिंग का भी इसको पता है, एडवांस का भी पता है, बाकी चीज़ों का भी पता है। समझ गए? होता क्या, यानी आपने कोशिश करनी है कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रेलिवेंट स्किल्स, रेलिवेंट एक्सपीरियंस उसको दिखाएं। अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन क्रिएट करें अपने CV में। ठीक है, उससे आपका CV स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा और जब अगले बंदे के कर लेगा। बिकॉज एक्सपीरियंस लिखते हुए जो मैं आपकी बात से अखज़ कर सका हूँ वो ये है कि एक्सपीरियंस जब आप लिखें तो ट्रेलर नहीं चलाना, एक्सपीरियंस की पूरी फिल्म चलाएं CV में। ऐसे ही जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रेलर, जस्ट एन हिंट, जो बेसिक चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। एंड देन जब मेन चीज़ है जिसके लिए वो आपकी CV एक्वायर कर रहा है वो है आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल। एंड ऑब्वियसली अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आपका स्किल लामहला डेवलप हो जाएगा, आपने वो काम कर रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूँ कि एक्सपीरियंस और स्किल्स 2 अलग चीज़ें हैं। ठीक है, होता क्या है कि आप अपने मैं CV के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप अपने CV में लिखते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है, और एक इसमें स्किल्स का पोर्शन होता है। अब स्किल्स 2 तरह की हैं, एक आपकी हार्ड स्किल्स हैं और एक आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स वो हैं जो डायरेक्टली जॉब को परफॉर्म करने में आपको हेल्प आउट करती हैं। फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट की जॉब पे हैं तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज है, आपके पास कॉस्ट एडवांस का नॉलेज है, आपके पास रिकन्सिलिएशन का नॉलेज है, लेजर का नॉलेज है, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं, ये आपकी हैं हार्ड स्किल्स। और जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो ये हैं कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे टीम वर्कर हो, आप कितना जो है वो फ्लेक्सिबल हो, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो CV में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है
लेकिन आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को और हार्ड स्किल्स को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इतनी हार्ड और इतनी सॉफ्ट स्किल्स हैं कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ये चीज़ है। राइट। अच्छा, एक सर इसमें क्वेश्चन जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रहा है, और ये मैं बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक ग्रेजुएट जो है, फ्रेश ग्रेजुएट जो है, वो एक मल्टीनेशनल में अप्लाई कर रहा है, एंड ऑब्वियसली अगर वो साहिवाल में कर रहा है उसमें, और अगर वो किसी बड़ी सिटी के में जा रहा है, लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में, इज़ देयर एनी डिफरेंस? मैं बैकग्राउंड की बात भी कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली बाकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे से भी बात कर रहा हूँ कि क्या उस सीवी में डिफरेंस हो सकता है, या मतलब वो सेम रहे तो चल जाता है काम? देखें, बात ये है कि ज़रा क्वेश्चन अपना रिपीट करें। मतलब मेरा पूछने का मेन मकसद ये है कि जैसे आपने बात की कि जैसा देश वैसा भेष, तो क्या जो मार्केट बिहेवियर है एक सेम ऑर्गेनाइजेशन का या सेम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वो छोटी सिटी और बड़ी सिटी में भी डिफरेंस उसका हो सकता है? वैसे उसमें जो है, मेरा ख्याल ये है कि SOPs जो होते हैं ना मल्टीनेशनल्स के, दे आर सेम फॉर ऑल द सिटीज़। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड सेम होंगे, उनकी हायरिंग पॉलिसीज सेम होंगी, क्योंकि इनके HR ने बाकायदा इनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनकी हायरिंग के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो उन प्रोटोकॉल्स को जो है वो सेम फॉलो करेंगे बिग सिटी में जैसा कि वो एक छोटे सिटी में करते हैं। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा डिफरेंस होगा। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी क्रूशल होती है, हम जब CV की बात कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, एक बच्चा या बच्ची जब वो ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं तो वो फ्रेश हैं, तो CV में तो कोई ऐसी एक्सपीरियंस ऐड करने की मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं लिखने को, तो वो क्या ऐड करेंगे? जी जी, बहुत तो अच्छी बात उसकी है। जो वेटेज है बनाने के लिए मैं चाहूँगा कि हम इसको ज़रूर हाईलाइट करें कि बिटवीन ग्रेजुएशन एंड योर फर्स्ट जॉब या एक सॉलिड एक्सपीरियंस आने तक, वो जो बीच का एक गैप है, वो उसको फुलफिल करना कितना इम्पोर्टेंट है, नंबर 1, एंड नंबर 2 हाउ, क्या ट्रिक्स हैं, क्या करना चाहिए उस दौरान? देखें जी, मैं ना एक शॉर्टकट बताता हूँ व्यूअर्स को, और वो शॉर्टकट ये है कि एक तो हम इंटर्नशिप वो होती है जो हम करते हैं कि यार हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो हम इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं और हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। एक दूसरी इंटर्नशिप वो होती है जो कि आप कहीं पर जाते हो और आप उन्हें जा कोई अच्छी कंपनी में किसी रेफरेंस से आप उन्हें कहते हैं यार मुझे पे ना करें, मुझे सीखना है। अब ये जो बात है ना कि मुझे आप पे ना करें, मुझे सीखना है, मुझे इंटर्नशिप करनी है, वो आपके पास ना एक बड़ा अच्छा रास्ता होता है वहाँ पर स्टेप इन होने का। समझ ले, चोर दरवाज़ा होता है ये। हाँ। अब वो एक पंजाबी की एक वो मिसाल है ना कि यार हमें सानू खड़े होने दी जगह दे दो, बस ही आप ही जावांगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो वो जो इंटर्नशिप होती है ना, वो आपको वहाँ पे खड़े होने की जगह दे देती है। अब फिर आगे आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी एबिलिटीज़ हैं, आपकी डेडिकेशन है और आपकी किस्मत है। अगर ये सारी चीज़ें आपका साथ देंगी ना, तो वहीं पर बिकॉज दे हैव वर्कड विद यू लाइक अ कोलीग, यू विल बी इन देयर माइंड, और आपकी फिर वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये जो दरमियानी टाइम है ना, इधर उधर फिरने की बजाय, ये उल्टा सीधा कोर्स करने की बजाय, ये वो, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि घर ना बैठें, इंडस्ट्री में जाएं, जहाँ पे जॉब नहीं, उन्हें को यार मुझे फ्री में मुझे सिखा दें, मुझे इंटर्नशिप करवा दें, ठीक है, उसी में आपका जो है वो जैकपॉट लग जाएगा। बिकॉज वही वाली बात जो हम पहले कह रहे थे कि जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, डजेंट मैटर कि आप पेड हैं या नहीं है, बट आप सिस्टम का हिस्सा हैं, तो वो सिस्टम आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। एग्जैक्टली मतलब ये बिल्कुल इस तरह है कि आप एक बस में हैं, सफ़र कर रहे हैं लोकल पे या किसी पे भी, अगर आपने उस बस का किराया दिया है या नहीं दिया, बस में हैं, बस चल रही है, वो आपको कहीं ले जाएगी। यू आर इन द सिस्टम आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देगा। यही बात है, घर बैठ के, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि घर बैठ के ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन तुम जनाब अपने घर की छत पर लेटे हो, साथ किन्नू छील छील के खा रहे हो, और अचानक तुम्हारे पास से कौवा गुजरे और वो जॉब का लेटर फेंक जाए। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। अब तो वो कबूतरों वाला टाइम भी नहीं है ना, कबूतरों वाला कौवों वाला या कबूतरों वाला टाइम, मैंने कहा वो नहीं है। अब तो बात ईमेल से निकल के व्हाट्सएप तक आ गई है। हाँ जी, बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों से, मतलब जो है बच्चे इन चीज़ों से अब वेल इक्विप्ड हैं, और लेकिन फिर बच्चे कुछ गलतियाँ भी करते हैं।
अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी दिन की सिम अलहदा होती है, रात की सिम अलहदा होती है, या जैसे भी होते हैं जिनकी दिन की 3-3 सिम्स होती है, ठीक है। अब वो जब एम्प्लॉयर कॉल करता है आपके सीवी से नंबर देख के, आगे से नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग, एक दफ़ा करता है, 2 उसके बाद वो कहता है यार भाड़ में जाए। बिल्कुल। या आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सिग्नल्स का इशू है, आपका सीवी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, तो आप आउट ऑफ रीच हैं, आउट ऑफ रीच, आपके उसके चांसेस, कांटेक्ट के चांसेस ख़त्म हो गए। खत्म। फिर जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने सिटी में किसी रहने वाले रिलेटिव का एड्रेस लिखें जो टाइम पे उनकी डाक उनको पहुंचा दे या उनको बता दे, क्योंकि बाज़ वक्त गांव की डाक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है या रास्ते में ही कहीं इधर उधर हो जाती है। एंड इन केसेस में तो रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है। हाँ जी बिल्कुल। फिर अपनी ईमेल्स को रेगुलर बेसिस पे चेक करें। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, वहाँ पे सिलेक्शन भी होगी, उन्होंने कहा 3 दिन में इस ईमेल का जवाब दें वरना इट विल बी कंसिडर्ड कैंसल्ड ऑफर लेटर। वो मुझे वो टाइम गुजरने के बाद पता चला कि यार अच्छा मेरी तो जॉब, मैंने मेल खोली, मैंने उनके एचआर को कॉल्स की, उन्होंने कहा नहीं जी भाई अब आप फारिग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये एक पूरा प्रोसेस है। मतलब अब जब आप जॉबलेस है तो आप मत समझें कि आप जॉबलेस हैं, एक्चुअली यू आर ऑन जॉब। आप JSO हैं, जॉब सर्च ऑफिसर हैं, तो आप बेकार नहीं है, आप एक काम कर रहे हैं जो पूरी एक्टिविटी है। आपने CV बनाना है, आपने इंटरव्यूज़ देने हैं। फिर इसमें 2 अप्रोचेज़ हैं वैसे। पहली अप्रोच है कि इनडायरेक्ट अप्रोच और दूसरी डायरेक्ट अप्रोच है। इनडायरेक्ट अप्रोच ये है कि आप खुद से निकलें, लोगों से मिलें, नेटवर्किंग के थ्रू जॉब्स नेटवर्किंग के थ्रू इंटरव्यूज़ दें, नेटवर्किंग के थ्रू जॉब्स ढूंढें। पाकिस्तान में 80% जॉब्स एडवर्टाइज नहीं होती, वो इंटरनल हायरिंग होती है। मेरा कुछ जानने वाला है, अब मुझे कल भी एक मेरे जानने वाले हैं, वो बैंक में है, उनकी कॉल है कि यार मेरे फ़लाँ एक कस्टमर हैं, मेरे क्लाइंट हैं, उनको अकाउंट्स के लिए बंदा चाहिए। अब मेरे जहन में मैंने यहाँ से मतलब 1-2 बच्चों को रेफ़र कर दिया इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जो मुझे सूटेबल लगे, जिनका स्किल सेट उससे मैच करता था। तो ये बात है कि 80% हायरिंग तो हमारी इंटरनल हो रही है। तो इसका मतलब अगर आप अपने रेफरेंसेस को टच नहीं कर रहे, अगर आप अपनी फैमिली में लोगों को नहीं कह रहे, अगर आप अपने फ्रेंड्स को नहीं कह रहे, अगर आप अपने मामू चचा ताया इनको नहीं कह रहे, अगर आप आपके अब्बू के जो दोस्त हैं जो अच्छी पोजीशन पे उनको नहीं कह रहे, तो आप 80% अपॉर्चुनिटीज़ को तो मिस कर रहे हैं और अपने चांसेस आप खुद ही किल कर रहे हैं। अपने चांसेस खुद ही किल कर रहे हैं। तो सर पाकिस्तान में रेफरेंस बेस्ड हायरिंग बहुत ज़्यादा है, इंटरनल हायरिंग बहुत ज़्यादा है। मेरा मतलब है नहीं भी उन सिफारिशां लबो, लेकिन मेरा मतलब ये है कि लोगों से बात करें, लोगों से कहें कि आपको हेल्प आउट करें, जॉब दिलाने में नहीं लेकिन इंटरव्यू में आप इंटरव्यू तक पहुंचाएं। आगे आपकी अपनी स्किल है जो आपको वो जॉब हासिल करने में मदद करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है फिर डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि आप डेली बेसिस पर वेबसाइट्स हैं, जैसे आई थिंक पेपर PK या इस तरह से साइट्स हैं जिनके ऊपर डेली जितनी न्यूज़पेपर की जॉब्स की कटिंग्स होती हैं उनके ऊपर आ जाती हैं, वो देखें। तो उसमें जो है बड़ा जो है वो फ़ायदा होगा, वो आप उनको देख के फिर अप्लाई कर दें। जैसे PPSC की जॉब्स आती हैं, इसी तरह से फिर ये है कि चैम्बर जो है, आप चैम्बर में, ये पहले वाली में आता था कि चैम्बर में जाएं, वहाँ से जाके इंडस्ट्री जिसमें आप काम करना चाहते हैं उनकी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, उनके एड्रेसेस लें। इस तरह से एक येलो पेजेस है, डायरेक्टरी है, येलो पेजेस से आपको आपकी रेलिवेंट इंडस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे है उसका आपको एड्रेस मिल जाएगा। उन फ़ोन नंबर्स लेके, ईमेल्स लेके उनको ईमेल्स करें, उनके साथ कांटेक्ट करें। और कभी फ़ोन करके ये मत कहें HR में डायरेक्टली किसी के पास जाएं तो ये ना कि मुझे जॉब दे, उन्होंने कहा सर आई एम जॉबलेस लुकिंग फॉर अ जॉब प्लीज़ गाइड मी। जब आप किसी से गाइडलाइन मांगते हो ना, अगला बंदा फिर शेयर हो जाता है, चल भाई उन पुत्र मेरी उंगली फाड़ दे मेरे पीछे टोर, ठीक है। तो नेवर आस्क फॉर हेल्प, आस्क देम टू गाइड यू, ठीक है। और बात को कम्युनिकेट करने का भी एक तरीका है जो कि मेरा ख्याल है हमें सीख लेना चाहिए पहले, कि एक ही बात है उसको 2 मुख्तलिफ एंगल्स में या 2 मुख्तलिफ अंदाज में किया जा सकता है। बिल्कुल। उनमें से एक जो है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा और एक जो है वो शायद थोड़ा सा कम बेहतर लगे, एंड यू हैव टू चूज़ द बेस्ट। बिल्कुल। मेरे पास अक्सर ना CVs जो हैं वो स्टूडेंट्स वगैरह भेज देते हैं या जानने वाले भेज देते हैं। अब वो CV एक दफ़ा भेज देते हैं, लाइफ इतनी बिजी है, वो CV जो है वो गुजर जाता है, ठीक है। आपके जैसे जैसे मैसेजेस आते हैं वो आपकी WhatsApp की लिस्ट में कहीं नीचे चला जाता है। द थिंग इज़ के लोग बहुत बिजी हैं,
जब भी आप अपने नेटवर्क में किसी को टच करें, किसी के साथ बात करें जॉब के लिए, उससे गाइडलाइन लें, उसको एक दफ़ा सीवी भेजने के बाद उससे गाहे बगाहे इन टच रहें, उसे गाहे बगाहे बात करते रहें, गाहे बगाहे याद दिलाते रहें। अगर किसी फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ऑफिस में सीवी दें तो गुजरते गुजरते हफ्ते 10 दिन बाद ही सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा मैं आपको सर सलाम करता चलूँ, सर अब ठीक है खैर। अब पता तो उस बंदे को है कि क्यों आया, कि ये बंदा क्यों आया, लेकिन एक तरीका कार होता है। तो जब भी कहीं पर आप अपना सीवी दें, उस सीवी का फॉलो अप ज़रूर लें। सीवी का फॉलो अप लेने से आपके अब होता क्या, मुझे हमेशा उन स्टूडेंट्स को मैं रेफ़र करता हूँ जो फॉलो अप ले रहे होते हैं, जिन्होंने एक दो दफ़ा सीवी के बाद कहा होता है सर आपको सीवी दिया था, कुछ बना कुछ बना कुछ बना, वो आपकी लिस्ट में टॉप पे होता है। फ्रेश मेमोरी में जब तक आप हैं तो आप रेलेवेंट हैं। अदरवाइज तो एक ऑफिस में बंदा बैठा जो बंदा है वो 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है, और अगर वो किसी की पोजीशंस पे है तो उसके सर पे तो बहुत से काम है। ऐसे ही है, वो एक आपकी सीवी को तो कभी भी याद नहीं रखेगा, बिल्कुल, जो कि उसके काम की भी नहीं है, काम आपका है जिसकी सीवी है, उसके पास तो ऑलरेडी सेटअप चल रहा है एंड ही इज मोर इंटरेस्टेड इन दैट। अवैस मैं ये कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, और स्पेशली वो लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं, कि ये ना बड़ा हौसले का और हिम्मत का और सब्र का काम है, और ये घर बैठ के करने वाला काम नहीं है, ये घर से बाहर निकल के करने वाला काम है, ये लोगों से मिलने वाला काम है, ये अपने कॉन्टेक्ट्स को रिफ्रेश करने वाला काम है, ये अपने सीवी में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंजेस करने वाला काम है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम इस सारे प्रोसेस में जब ये सारी स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह की ज़ात ने हमें पैदा किया तो उसने हमारा रिस्क लिख दिया, आपका रिस्क लिख दिया, और आपने उस रिस्क तक पहुंच ही जाना है, लेकिन कोशिश आपके ज़िम्मे है जो आपने करनी है। तो आप अपनी कोशिश करें, बाकी अल्लाह से दुआ करें, तो यू विल गेट द जॉब इंशाल्लाह। और क्रिकेटिंग सेंस में अगर मैं इसको कहूँ तो ये वो शॉट है जो आपको डाउन द ग्राउंड निकल के, क्रीज से निकल के खेलना पड़ेगा, क्रीज में रह के नहीं आप इसको खेल सकते। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अच्छी जॉब नहीं सर्च कर सकते। समटाइम लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। अब मैंने देखा अक्सर बच्चे जो गांव से आते हैं बेचारे, वो शहर आके डिग्री तो कर लेते हैं, तो वो फिर घर रह के जॉब ढूंढते हैं, करते करते वो फाइनली डिग्री के बाद भी बेचारे जो है ना, फिर वो उसी सेटअप में और उसी सिलसिले में वो दोबारा चले जाते हैं, वहीं पर वो अपना कुछ छोटा मोटा खेती बाड़ी का सिलसिला कर, मतलब उनकी डिग्री, वो उस डिग्री से अर्निंग जो है ना जॉब की सेंस में वो फिर नहीं कर पाते। बाकी अक्सर लोग, अब जब जॉब की बात हो रही तो अक्सर लोग ये भी करते हैं, आप लोगों को जॉब के लिए क्यों जो है वो मोटिवेट करते हैं, क्यों गाइड करते हैं, लोगों को बिजनेस के लिए गाइड करें। देखें बात ये है कि राह हैंड बंदे को आप बिजनेस दे के बिठा दोगे ना, तो वो मतलब एक बंदा उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप उसको नई 0 मीटर गाड़ी पे बिठा दोगे, वो गाड़ी कहीं ना कहीं मारेगा, अपना भी नुकसान करेगा, किसी का भी नुकसान करेगा। तो मैंने देखा है शेख फैमिलीज में दे आर वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली। वो क्या करते हैं, वो बच्चे को मैट्रिक तक पढ़ा के फिर वो उसको अपनी दुकान पे या अपने उसके किसी मामू चचा ताया की दुकान पे बिठा देते हैं। उसको कहते हैं भाई 3 साल इधर बैठ के काम सीखो। वो दुकान की सफाई भी करता है, दोपहर को रोटी भी ला के देता है, ग्राहकों को डील होते भी देखता है। करते करते वो 3 साल की इंटर्नशिप के बाद खुद एक सीजन्ड बिजनेसमैन बन चुका होता है। फिर उसके हाथ में जब पैसा दिया था, चल पुत्र उन बिजनेस की पोजीशंस बाद में आती हैं, तो फिर वो बड़ा शानदार बिजनेस करता है, वरना पहले ही दिन की पोजीशन नहीं मिलती। वो मैंने देखा है कुछ लाडले होते हैं जो शुरू में कहते हैं जी आप 25 लाख दे दो बिजनेस करना, साल बाद फिर वो सोच रहे होते हैं उनकी करिए। 25 लाख से मुझे अपना एक दोस्त याद आ गया, एग्जैक्टली यही अमाउंट ही डज द बिजनेस एंड भाई साहब ने डबो दिया, एंड अभी वो हमें स्टोरियाँ सुना रहा होता है कि यार देखो मैंने क्या किया। एंड लेकिन द गुड थिंग इज़ कि उसने कम से कम चले एक गलती कर ली, लेकिन उस एक गलती करने के बाद उसने लेसन लर्न कर लिया, उसने अपनी गलती मान ली कि यार ये गलती। वैसे जो लेसन उसने 25 लाख में लर्न किया ना, वो लेसन वो फ्री भी किसी की दुकान पे काम करके वो लर्न कर सकता था, वहाँ से उसको कुछ हफ्ते का या महीने का खर्चा भी मिलना था। ठीक है ना, तो अब तो उसको जैसे मर्जी जस्टिफाई कर ले। अब तो ये है कि आपके पास ऑप्शन भी और नहीं है गलती ना मान के। हाँ जी, आप नहीं मानते तो क्या है, वो 25 लाख तो गया चला गया। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हमने बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन की, एटलीस्ट मैंने बहुत कुछ इससे सीखा, एंड मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस थे और वो मुख्तलिफ सिनेरियोस से थे, वो उनके बहुत सारे के जवाब मुझे मिले हैं एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट मैं ये चाहूँगा कि हम 1 या 2 एपिसोड्स और करेंगे लेटर ऑन। एक तो जो मार्केट बिहेवियर्स पे
मार्केट सिनेरियोस पे, स्पेशली ये पोस्ट कोरोना जो हालात बने हुए हैं स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से, इन पे भी मैं चाह रहा था कि हम किस दिन बैठ के बात करें। और नंबर सेकंड, वो जो आप कह रहे थे कि आप सिर्फ जॉब्स पे क्यों मोटिवेट करते हैं, बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं आते, तो हम इस पे भी बात करेंगे कि जॉब का ऑल्टरनेट क्या है। तो इस पे भी, चूँकि ये एक बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी डिस्कशन है, तो मैं चाहूँगा कि हम किसी और दिन इस पे बैठ के एक तफसीलन डिस्कशन करें कि ऑल्टरनेट्स क्या क्या हैं वाइल यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब। और अगर आपको नहीं मिल रही तो अब हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है या बैठ जाने का काम नहीं है, आप ऑल्टरनेट्स क्या चूज़ कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उस पर जो है वो एक एपिसोड मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह। वी हैड इनफ फॉर टुडे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा इस हवाले से, ये एक बहुत एक ब्रॉडर ये डिस्कशन है, बहुत इसमें ब्रॉडर। मैं समझता हूँ कि मेरे पास अभी जितना था मैंने उसमें से शायद 10 या 15% यहाँ पर डिस्कस किया। तो मैं व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस बारे में कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं या आप लोगों के क्वेश्चंस हैं या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें, ताकि उन कमेंट्स से फिर अवैस साहब जो है ही विल कम टू नो कि हमें आगे किस टॉपिक पे बात करनी है। तो फिर इंशाल्लाह हम उस पे जो है वो ज़रूर आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच अवैस सर, एंड थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे।